हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट्स ऑफ द बोन्स हेल्प इन द डैश ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी में जितने भी जॉइंट्स प्रेजेंट हैं वो बोन को किस चीज़ में हेल्प करते हैं? तो आंसर विल बी द मूवमेंट। तो जो भी मूवमेंट हमारी बॉडी में होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द जॉइंट्स प्रेजेंट इन द बोन। सेकेंड, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज फॉर्म द डैश ऑफ द बॉडी। तो कार्टिलेज और बोन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारी बॉडी में एक स्केलेटन फॉर्म करता है। थर्ड, द बोन एट द एल्बो आर जॉइंटेड बाय अ। जो बोन हमारी एल्बोज में कौन से जॉइंट से जुड़ी हुई है? दैट इज़ द हिंज जॉइंट, क्योंकि हिंज जॉइंट में वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है हमारे एल्बो के मूवमेंट में, क्योंकि दूसरे साइड में आप खुद भी ऑब्जर्व करेंगे दूसरे साइड पे आप एल्बो का मूवमेंट नहीं कर सकते, वेराज वन साइड में आप बहुत ईजिली मूव कर सकते हैं। तो फोर्थ, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डैश पुल्स द बोन ड्यूरिंग मूवमेंट। जब मूवमेंट होता है तो उस टाइम किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्शन हमारी बोन्स को वापस पुल बैक करता है? दैट इज़ द मसल्स। तो मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो हमारी बोन्स पुल बैक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। फर्स्ट, द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो क्या जो भी मूवमेंट और लोकोमोशन होता है हर एक एनिमल में, क्या सब में सेम होता है? तो आंसर विल बी फॉल्स, क्योंकि आप खुद सोचिए स्नेक का मूवमेंट अलग होता है, वेराज इंसेक्ट में कॉकरोच का मूवमेंट अलग होता है, स्नेल का मूवमेंट अलग होता है, वेराज अर्थवॉर्म का मूवमेंट अलग होता है। तो हर एनिमल्स का मूवमेंट अलग अलग होता है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सभी एनिमल्स का मूवमेंट सेम होता है। सेकेंड, द कार्टिलेज आर हार्डर देन बोन। क्या कार्टिलेज बोन से ज़्यादा हार्डर है? तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि कार्टिलेज सॉफ्ट होती हैं एज़ कम्पेयर टू द बोन्स। आपके नोज़ की टिप्स में आप खुद टच करके देख सकते हैं, वहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, जिसके वजह से आप वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, और बोन अगर प्रेजेंट होती तो वो बहुत रिजिड होती। थर्ड, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव अ जॉइंट। तो क्या जो फिंगर्स में आपकी बोन है उसमें जॉइंट्स नहीं है? तो आंसर इज़ फॉल्स, क्योंकि जो भी हमारी फिंगर है उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, तभी तो आप फिंगर को भी का मूवमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट, द फोर आर्म हैज़ टू बोन्स। क्या फोर आर्म में टू बोन होती हैं? तो आंसर इज़ ट्रू, क्योंकि आपको याद होगा कि अगर हम ऐसे बनाएंगे तो यहाँ पे एल्बो आती है, एल्बो के ऊपर जो होता है वो अपर आर्म होता है, उसमें सिर्फ वन बोन प्रेजेंट होती है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमरस। जबकि जो फोर आर्म जो उसके नीचे प्रेजेंट होता है उसमें टू बोन्स प्रेजेंट होती है, दैट इज़ अल्ना एंड रेडियाई। तो दो बोन प्रेजेंट होती हैं फोर आर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉकरोच हैव एन आउटर स्केलेटन। क्या कॉकरोच के पास एक आउटर स्केलेटन होता है? तो आंसर इज ट्रू, कॉकरोच के पास एक आउटर स्केलेटन होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। तो आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम। तो हमको यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया गया है जिसको हमको मैचअप करना है। फर्स्ट इज अपर जॉ। अपर जो आपका जो होता है स्कल में अगर आप बात करेंगे तो लोअर जो होता है वो मूवमेंट करता है, जबकि अपर जॉ जो होता है वो फिक्स्ड होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है अपर जॉ इज़ एन इमूवेबल जॉइंट। इमूवेबल जॉइंट बोलो चाहे वो फिक्स्ड जॉइंट बोलो, बात वही है। सेकेंड, फिश। जो फिश होती है हैव फिन ऑन द बॉडी। फिश की बॉडी में फिन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड, उनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये दोनों आपके सेकेंड हो जाएंगे। थर्ड, रिब। जो आपकी रिब प्रेजेंट होती है वो आपके इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि लंग्स एंड हार्ट को। तो रिब्स का हो जाएगा प्रोटेक्ट दी हार्ट। हार्ट को और लंग्स दोनों को ही प्रोटेक्ट करती है, लेकिन यहाँ पे हार्ट का ऑप्शन दिया है तो हम वी विल गो विद दिस ओनली। स्नेल। जो स्नेल होता है उसके पास भी एक एक्सोस्केलेटन होता है और एक फुट होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। साथ ही साथ इनका बहुत स्लो मूवमेंट होता है और ये एक म्यूकस सिक्रीट करते हैं फॉर देयर इजी मूवमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा शो वेरी स्लो मूवमेंट। तो ये हो जाएगा फोर्थ का ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ,
कॉकरोच, कॉकरोच जो होता है इसके पास भी एक आउटर स्केलेटन होता है जिसको एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और इसका मूवमेंट वॉकिंग भी होता है, फ्लाइंग भी होता है। तो यहाँ पे आपका फिफ्थ का हैज़ एन आउटर स्केलेटन। तो आई होप अब आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट है व्हाट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है? सबसे इजी बात ये होगी कि जो आपकी बोन होगी इसका एक साइड बॉल की तरह होगा और जो दूसरी बोन होगी वो सॉकेट के फॉर्म में होगा। जब ये इसमें फिक्स हो जाएगा तो इसके वजह से क्या होगा, हर डायरेक्शन में इसका मूवमेंट बहुत ईजी होता है और ये 360 मूवमेंट पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, यहाँ पे आप मूवमेंट करके देखेंगे तो पूरा 360 या पूरा सर्कुलर मोशन आप कर सकते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। The rounded end of one bone fixed into the hollow space of the other bone, this is called ball and socket joint. Ball and socket joint allows movement in all the direction. Example, shoulder and hip can be moved in all direction. तो shoulder और आपका hip जो होती है वहाँ पे आप पूरे direction में movement कर सकते हैं। Next question, विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल। स्कल की कौन सा बोन मूवेबल होता है जिसको हम हिला सकते हैं? तो स्कल का जो इतना पार्ट है दैट इज़ द फिक्स्ड, और जो आपका लोअर जॉ होता है दिस इज़ मूवेबल। तो जो आप बोलते हैं तब भी आप ऑब्जर्व करिएगा कि जो लोअर जॉ है सिर्फ आप उसका मूवमेंट करते हैं, अपर जो आपका फिक्स्ड रहता है। इन स्कल ओनली लोअर जॉ इज़ मूवेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, why can our elbow not move backward। हमारा जो एल्बो है वो बैकवर्ड मूवमेंट क्यों नहीं करता? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा एल्बो है इसमें हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है, और हिंज जॉइंट क्या होता है एग्जैक्टली जैसे आपका डोर में ये है ना, इसको हिंज जॉइंट की तरह हम ट्रीट करेंगे कि इसके वजह से क्या होता है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल होता है जबकि दूसरे डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाता। ऐसे ही हमारा एल्बो है, यहाँ पे भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट है जिसकी वजह से इस साइड तो आप मूवमेंट कर सकते हैं जबकि बैकवर्ड मूवमेंट आपका नहीं हो पाता। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द हिंज जॉइंट। तो our elbow cannot move backward because the elbow has a hinge joint या hinge joint that allows movement only in one direction। सिर्फ one direction में ही movement हो सकता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आंसर NCERT क्वेश्चन आंसर पूरे कंप्लीट हो गए। नाउ वी विल डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर। फर्स्ट, व्हाट इज स्केलेटन। स्केलेटन क्या है? जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बोन का, दैट इज नोन एज द स्केलेटन। द फ्रेमवर्क ऑफ बोन इन आवर बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन। जो भी हमारा फ्रेमवर्क होता है बोन का उसको ही हम स्केलेटन बोलते हैं। और ये स्केलेटन क्या प्रोवाइड करता है? ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फर्स्ट, और सेकेंड क्या करता है जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसका प्रोटेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम रिब केज की बात करें तो यहाँ पे लंग्स आ जाएंगे और हार्ट आ जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोटेक्शन हो जाएगा। और ऐसे ही ये हमारी पूरी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? शेप प्रोवाइड करता है या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बैकबोन। बैकबोन बोल लीजिए, स्पाइनल कॉर्ड बोल लीजिए या वर्टिब्रल कॉलम बोल सकते हैं। दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम। ये आपके बैक में प्रेजेंट होती है, नेक रीजन से स्टार्ट होती है और हिप रीजन में एंड करती है। हम ह्यूमन के पास 33 वर्टिब्री होती हैं। अगर आप इसको काउंट करेंगे हर एक वर्टिब्रल कॉलम के हर एक बोन को तो दैट इज 33 इन नंबर। तो द बैकबोन इज लॉन्ग हॉलो होती है, दैट मीन्स कि सॉलिड नहीं होती है, अंदर से खोखली होती है। रॉड लाइक स्ट्रक्चर रनिंग फ्रॉम द नेक टू द हिप इनसाइड आवर बॉडी। द साइंटिफिक नेम ऑफ द बैकबोन इज वर्टिब्रल कॉलम, और साइंटिफिक नेम इसका वर्टिब्रल कॉलम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ आवर बैकबोन वाज मेड ऑफ वन सिंगल बोन। क्या होगा अगर हमारी ये जो बैकबोन है ये सिर्फ एक बोन की बनी। मैंने आपको बताया कि ये बैकबोन 33 बोन्स की बनी हुई होती हैं। क्या हो अगर सिर्फ ये एक ही बोन की बनेगी? तो अगर आप खुद सोच लीजिए बोन का में क्या होता है, अगर सिर्फ सिंगल बोन का बनेगा तो आप यहाँ पे मूव नहीं कर पाएंगे। आप जो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ जॉइंट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। तो अगर जॉइंट्स ही प्रेजेंट नहीं होंगे हमारी बोन्स में तो आपका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा।
अब फॉर एग्जांपल आपका जो स्कल का अपर पार्ट होता है, अपर जॉ, उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए वो फिक्स्ड जॉइंट होता है, जबकि आपका नीचे वाले में जॉइंट है, इसीलिए आप उसका मूवमेंट कर पाते हैं। अगर यहाँ पे भी जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो आप बेंड नहीं कर पाएंगे। इसे तो आंसर पढ़ लीजिए, वी वुड नॉट हैव बीन एबल टू बेंड फ्रॉम आवर वेस्ट। तो हम अपने आप को बेंड नहीं कर सकते अगर जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे, इसीलिए जॉइंट्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट, हाउ कैन अर्थवॉर्म मूव। अर्थवॉर्म कैसे मूवमेंट करता है? तो अर्थवॉर्म का हमने समझा था कि अर्थवॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल रिंग्स से बना हुआ था। बहुत सारी रिंग्स जब एक साथ मिल जाती हैं तो उसका अर्थवॉर्म का फॉर्मेशन करेगी उसकी सेकेंड, उसकी बॉडी में कोई भी बोन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, और मसल्स क्या करती हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, एक बार रिलैक्स करती हैं, और ऐसे करते करते इसका मूवमेंट हो पाता है। यहाँ पे इसने क्या किया, रिलैक्सेशन किया, रिंग्स आपको दिख रही होंगी, फिर इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिर वापस रिलैक्स करेगा अपनी मसल्स को, फिर वापस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ऐसे ही इसका मूवमेंट हो पाता है। अर्थवॉर्म कैन मूव बाय मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इट्स बॉडी सिक्रीट्स अ स्लाइमी सब्सटेंस टू हेल्प इन मूवमेंट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे अर्थवॉर्म को तो उसकी बॉडी के आसपास आपको स्लाइमी सब्सटेंस भी दिख जाएगा, जैसे आपने स्नेल में देखा था, वो भी हेल्प करता है इसके मूवमेंट में। क्वेश्चन, वाई बर्ड्स कैन फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई क्यों कर पाती हैं? तो बर्ड्स की सबसे पहले जो इनकी बोन्स होती हैं ये हॉलो होती हैं, डैट मीन्स खोखली होती है, और उनका जो बोन्स का वेट होता है वो भी इसलिए बहुत लाइट हो जाता है, हल्का होता है। सेकेंड, जो इनके फोर लिम्स होते हैं, जैसे हमारे पास जो हैंड्स हैं दीज आर नोन एज दी फोर लिम्स, और जो लेग्स हैं उनको हाइंड लिम्स कहते हैं। तो इनके जो फोर लिम्स हैं ये मॉडिफाई होते हैं विंग्स के फॉर्म में। तो birds can fly because their body is well suited for flying. Their bones are hollow and light. Hollow means खोखली और हल्की होती हैं. Also, the body parts of the four limbs are modified as wings. और जो इनके four limbs होती हैं wings की तरह modify हो जाते हैं, इसलिए birds fly करती हैं. Next question, sixth question, what kind of body fishes has which helps them to swim? तो फिश के पास ऐसी कौन सी बॉडी होती है जिसकी वजह से वो स्विम हेल्प कर पाती हैं उसको स्विमिंग में? तो इनकी जो बॉडी होती है वो होती है स्ट्रीमलाइन. तो फिशेस हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच हेल्प देम टू स्विम. फिन्स ऑफ द टेल ऑल्सो हेल्प देम टू स्विम. और जो इनकी टेल में फिन्स प्रेजेंट होते हैं ये भी उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, राइट द डिफरेंस बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज. अब बोन्स और कार्टिलेज के बीच में डिफरेंस देखना है. तो फर्स्ट, बोन्स आर हार्ड. जो बोन्स हैं यहाँ पे आपको बोन का पूरा स्ट्रक्चर है, और कार्टिलेज आपको यहाँ पे नोज के टिप में और एयर के अपर पार्ट में ऑफ एयर आपको मिल जाएगी. बोन्स हार्ड होती हैं वराज जो कार्टिलेज है ये सॉफ्ट होती है. सेकेंड, दे कैन नॉट बेंड. अगर आप बोन को बेंड करेंगे तो बोन सिर्फ ब्रेक होंगी, बेंड नहीं करेंगी. मैं जॉइंट्स की बात नहीं करी. अगर आप ये वाली बोन देखेंगे तो यहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा. अगर आप ज़्यादा करेंगे तो टूट जाएगी, ब्रेक करेगी, लेकिन मूवमेंट नहीं करेगी. लेकिन नोज़ की अगर आप टिप की बात करेंगे तो ये आप ईजिली इसको हिला सकते हैं. डैट मीन्स ये फ्लेक्सिबल होती हैं. दे कैन बेंड, ये बेंड हो जाती हैं. दे आर यूज टू मेक द फ्रेमवर्क ऑफ द होल बॉडी. ये क्या बनाते हैं? पूरा फ्रेमवर्क बनाते हैं. आपका लेग का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोन प्रेजेंट है जो आपके लेग को वैसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है. हैंड ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपके बोन्स प्रेजेंट हैं जिसकी वजह से आपका वैसा ही शेप आ रहा है. जबकि कार्टिलेज, दे हेल्प टू मेक सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जबकि कार्टिलेज सिर्फ कुछ पार्ट बनाने में हेल्प करती है, ये आपको कोई फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सोस्केलेटन. तो अब एक्सोस्केलेटन क्या है? तो आपने स्नेल का ये वाला पार्ट और कॉकरोच का ये वाला पार्ट देखा होगा, तो इसी को एक्सोस्केलेटन कहते हैं. ये बहुत हार्ड होता है. द हार्ड outer structure that provide protection and support to the organism is called एक्सोस्केलेटन. जो ये हार्ड पार्ट है जो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इसी को एक्सोस्केलेटन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट आर देयर इन आवर आर्म. तो अगर हम आर्म की बात करें तो कितने सारे पार्ट हमारे आर्म में प्रेजेंट हैं? तो आपके एल्बो के ऊपर जो भी प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज दी अपर आर्म, वेराज एल्बो के नीचे जो प्रेजेंट है दैट इज़ नोन एज दी फोर आर्म.
तो यहाँ पे सिर्फ 1 बोन प्रेजेंट है, दैट इज़ नोन एज ह्यूमरस, जबकि यहाँ पे फोर आर्म में आपकी 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिसका नाम होता है रेडियस एंड अल्ना। तो आर arm consists of two parts, the upper arm and the lower arm, which are jointed at the elbow, और ये elbow पे joint होते हैं। Next question, write the name of 3 animals that have streamlined body। 3 एनिमल के नाम बताओ जिनके पास streamline body होती है। तो अभी हमने बात करी फिश के पास streamline body है, बर्ड की एंड स्नेक, इन तीनों के पास streamline body होती है। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन आंसर सेशन अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको अच्छा लगा देन प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब द चैनल योर कक्षा।